गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 17 जुलाई और आज के इस सेशन में 17 जुलाई के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अडानी पोर्ट्स ने किस देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक हाइपा बंदरगाह को खरीदने की बोली को जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो हाइपा पोर्ट है ये इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसे किसने जीत लिया है? इसकी हाल ही में बोली लगाई गई थी और बोली जीत ली गई है अडानी पोर्ट्स के द्वारा। वर्तमान में अडानी समूह के जो प्रमुख हैं फ्रेंड्स वो हैं गौतम अडानी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि अडानी पोर्ट्स ने जो ये बोली जीती है ये अपनी पार्टनर कंपनी गैटॉक के साथ मिलकर जीती है। गैटॉक कहाँ की कंपनी है? तो ये इजराइल की केमिकल और लॉजिस्टिक कंपनी है। ठीक है, इसके साथ मिलकर हाइपा बंदरगाह की बोली को जीत लिया गया है। इस बंदरगाह पर अगले 31 सालों तक यानी कि 2054 तक दोनों कंपनियों का नियंत्रण होगा। हाइपा पोर्ट कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये हाइपा पोर्ट है भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर गहरे पानी वाला एक बंदरगाह है और यह बंदरगाह इजराइल के 3 सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। आप सभी को याद रखना है कि अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि खबरों में रहा हाइपा पोर्ट या हाइपा बंदरगाह कहाँ पर है, किस देश में है, तो याद रखेंगे ये इजराइल में है। डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में, जैसे कि ईरान में एक प्रमुख बंदरगाह है, आप सभी को याद होगा चाबहार बंदरगाह, जो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। तो आप सभी याद रखेंगे चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान में। श्रीलंका में एक फेमस बंदरगाह है, आप सभी को याद होगा हम्बनटोटा पोर्ट, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखना है श्रीलंका में है। हाइपा पोर्ट इजराइल में है, चाबार बंदरगाह ईरान में है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है और हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका में। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत के प्रमुख 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि कांडला बंदरगाह ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे गुजरात राज्य में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मर्मगोवा ये गोवा में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में है। कोचीन केरल में है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, तीनों ही आप सभी को याद रखने हैं। एन्नोर, चेन्नई, बीओ चिदम्बरनार, ये तीनों कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और कोलकाता बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये भारत के 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह थे जिनको आप सभी को याद रखने हैं। एक और बंदरगाह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं इजराइल के बारे में। तो मैप में आप सभी इजराइल की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ऑरेंज कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये है इजराइल। इजराइल के बारे में पहला पॉइंट याद रखेंगे कि इजराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। सेकंड पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा बीच में, इसे बोलते हैं डेड सी। डेड सी से सिर्फ 2 ही देशों की सीमा लगती है, एक आपकी लगती है जॉर्डन की और दूसरी लगती है इजराइल की। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेडिटेरियन सी से इजराइल की सीमा लगती है, तो जी हाँ, मेडिटेरियन सी से इजराइल की सीमा लगती है, याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन, यानी कि खबरों में रहा इजराइल। किस देश ने घरेलू सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल गार्ड बल के निर्माण की घोषणा की है? तो ये हाल ही में इजराइल के द्वारा की गई है, जिसके बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हरियाणा सरकार ने किस देश के साथ क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो हरियाणा सरकार द्वारा किए गए हैं ना, ये किए गए हैं इजराइल सरकार के साथ। किस देश ने एरो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, एरो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा।
साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया गया था। फ्रेंड्स, ये लोगो है जिससे 30वीं वर्षगांठ पर इसका शुभारंभ किया गया था। किसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी? तो भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों की। लोगों को आप सभी पिक में देख सकते हैं। इजराइल की जो मुद्रा है ना फ्रेंड्स, वो इजरायली न्यू शेकेल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इजराइल की संसद को कहते हैं नेसेट। क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एयर लैपिड हैं, जो कि हाल ही में नेफ्ताली बेनेट के स्थान पर बने हैं। इजराइल के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। तो इतनी जानकारी आप सभी को इजराइल के बारे में याद रखनी है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, जो भूटान है ना देश, इसमें भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं सुधाकर दलेला, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। साथ ही आप सभी यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो सुधाकर दलेला है ना, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है रुचिरा कंबोज का स्थान। कुछ याद आया इनके नाम से? रुचिरा कंबोज, जो कि हाल ही में न्यूज़ में बनी हुई है। तो याद रखेंगे इनके बारे में कि यूएन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, जो कि वर्तमान में भी कौन है? टीएस त्रिमूर्ति है। तो फ्रेंड्स, टीएस त्रिमूर्ति के स्थान पर अगली स्थायी प्रतिनिधि भारत की यूएन में कौन होंगी? रुचिरा कंबोज होंगी। ठीक है, पहले ये भूटान में राजदूत थी भारत की तरफ से, अब भूटान के नए राजदूत बन गए हैं सुधाकर दलेला, क्योंकि इनकी नियुक्ति कहाँ कर दी गई है? यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि इन्हें बना दिया गया है। ठीक है, प्रदीप कुमार रावत, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि ये चीन में भारत के इस समय राजदूत हैं। कौन? प्रदीप कुमार रावत। अब डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान, ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये हाल ही में बांग्लादेश के भारत में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं अगले। अगर मैं आपसे पूछूं कि बांग्लादेश के भारत में अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान को। याद रखेंगे हाल ही में ये नियुक्ति की गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे कवर कर दिया है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो आप सभी को ज्ञात होगा, न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चीन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत को। बारबाडोस में भारत का उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? एस बालचंद्रन को। अब आप लोगों को बताना है कि हाल ही में जो बारबाडोस जो नया देश बना था ना, इसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आप सभी सबसे पहले मैप में देख लीजिए भूटान कहाँ पर है फ्रेंड। तो ये है भूटान, देख पा रहे होंगे आप सभी, यह है भूटान। भूटान से भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से लगती है। भारत भूटान के बीच कितने किलोमीटर का बॉर्डर है? तो 699 किलोमीटर का बॉर्डर है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान के जो वर्तमान में पीएम है वो डॉक्टर लोटे त्शेरिंग है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो भूटान के बारे में इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये जो निवेश करने की घोषणा की गई है, ये की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अब फ्रेंड्स, ये घोषणा कहाँ पर की गई है? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में I2U2
याद है आप सभी को ग्रुप, इसकी वर्चुअली माध्यम से बैठक आयोजित की गई थी। इसमें 4 देश शामिल हैं, इजराइल है, अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है और भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बैठक में वर्चुअली यानी कि आभासी रूप से इसमें भाग लिया था और इसी बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा घोषणा की गई कि भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात $2 अरब का निवेश करेगा। कहाँ पर करेगा? तो इंडिया के अंदर करेगा। ठीक है, बैठक कब हुई थी फ्रेंड्स? तो आप सभी को पता होगा कि 14 जुलाई को बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही मैं आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के निवेश से फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद मिलेगी और बदले में दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में भी मदद मिलेगी। डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। तो मैप में आप सभी संयुक्त अरब अमीरात की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है संयुक्त अरब अमीरात, ये है सऊदी अरब, नीचे आपको देखने को मिलेगा यमन और इसके बगल से आपको देखने को मिलेगा ओमान। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। और यहाँ पर आपका मोहम्मद यानी कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। राजधानी क्या है? आबू धाबी है। मुद्रा UAE दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 के चरण 7 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड जो ISSF शूटिंग विश्व कप है जो कि हाल ही में कहाँ पर हुआ था? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था और भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है सर्बिया। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप सभी को इसमें याद रखनी है। भारत ने इसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 8 पदक के साथ टूर्नामेंट का समापन किया है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? चांगवांग यानी कि दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स पूरे वीक का रिवीजन। क्विक रिवीजन करेंगे। जिन लोगों ने जिसकी भी क्लास अगर मान लीजिए आपकी किसी कारण बस क्लास नहीं हो पाई थी तो आप सभी इस रिवीजन को कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका पूरा वीक का करंट अफेयर अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार कौन करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है पेपर में, तो याद रखेंगे जो 36वें राष्ट्रीय खेल होने हैं उसकी मेजबानी पहली बार की जाएगी गुजरात के द्वारा, ये घोषणा कर दी गई है। फ्रेंड्स इसका आयोजन कब होगा? तो इसका आयोजन होगा 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक और 25,000 से ज़्यादा एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। आयोजन कहाँ कहाँ होगा? तो अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट, बड़ौदा, गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, किस देश ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात किया है? तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार फार्मूला ई रेसिंग की मेज़बानी कौन करेगा? तो फ्रेंड जो फार्मूला ई रेसिंग है ना, इसकी मेज़बानी की जानी है हैदराबाद के द्वारा और हैदराबाद पहली बार इसकी मेज़बानी करेगा। और इसका जो आयोजन है ना फ्रेंड्स वो 11 फरवरी 2023 को होगा। और साथ ही मैं आपको बता दें कि भारत के अलावा ब्राज़ील भी 25 मार्च को पहली बार फार्मूला ई रेस की मेज़बानी करेगा। फार्मूला ई रेस क्या है? तो ये इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एक शीर्ष मोटर स्पोर्ट्स है जिसका संचालन करता है एक संस्था है जिसका नाम है फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? फ्रेंड्स तो 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो भी उत्तर प्रदेश बन गया है। तो दोनों ही पॉइंट उत्तर प्रदेश के बारे में आप सभी को याद रखने हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं
साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, जो कि 296 किलोमीटर लंबा है और ये चित्रकूट से शुरू होकर इटावा जाने वाला एक्सप्रेसवे इटावा के कुदरेल गांव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, ये है इटावा, फिर औरैया, ये आपका यहाँ पर दिखने जालौन है, हमीरपुर है, फिर बांदा है और फिर आपका चित्रकूट है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मध्य भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? तो इस रसोई का उद्घाटन किया गया है वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में। और साथ ही में आप सभी इस रसोई के बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे कि यह अक्षय पात्र की देश में 62वीं और उत्तर प्रदेश की 5वीं रसोई है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में आगामी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया है? तो जो राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया है, ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जैसा कि आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये 9500 किलोग्राम कांस्य से बना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है और इसे संसद की नई इमारत के सेंट्रल कक्ष के शीर्ष पर लगाया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति से लिया गया है। एक पॉइंट आप सभी को याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद बन गए हैं राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी वो 12 फरवरी 2016 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन चैंपियन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। निम्न में से किसके पूर्व अध्यक्ष बृजेंद्र सिंघल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये बीएसएनएल के पूर्व अध्यक्ष थे, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और बृजेंद्र सिंघल के बारे में एक पॉइंट आप सभी को याद रखना है, क्योंकि इन्हें भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खबरों में रहा देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है फ्रेंड? तो ये है झारखंड में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो हवाई अड्डा है ना, ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथम नाथ धाम से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधे विमान सेवा प्रदान करेगा। उद्घाटन कहाँ किया गया है? झारखंड में किया गया है, याद रखिएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि जेवर एयरपोर्ट किस राज्य में बन रहा है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, कानागनहल्ली जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है? तो फ्रेंड, जो कानागनहल्ली है ना, ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में ये भीमा नदी के किनारे है और ये एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। इसके बारे में आप सभी को याद रखना है, जैसा कि आप सभी इसे पिक में देख सकते हैं। और अब ये चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस बौद्ध स्थल पर संरक्षण कार्य शुरू कर दिया है, इसलिए ये खबरों में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी गॉर्जियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो सी गॉर्जियन 2 जो समुद्री अभ्यास है, इसमें भाग लेते हैं चीन और पाकिस्तान, यानी कि चीन और पाकिस्तान के बीच ये समुद्री अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया था।
आयोजन कहाँ किया गया था? तो संगाई तट यानी कि चीन में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा पीबोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? तो पीबोट जो एक आर्टिफिशियल यानी कि एआई बेस्ड उपकरण है, इसे विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। अब इसका यूज क्या है फ्रेंड्स? तो आप सभी को बता दें कि उन जीनों की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि किसी व्यक्ति में कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाया जा सकता है पीबोट के द्वारा, जिसे आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 94 साल की स्प्रिंटर भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड के टेम्पियर में चल रहे वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। भवानी जी को आप सभी पिक में देख सकते हैं और फ्रेंड्स इन्होंने ये उपलब्धि 94 साल की उम्र में की है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि 35 वर्ष या और उससे अधिक उम्र के प्रतियोगियों के लिए वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रैक और फील्ड के खेलों में आयोजित एक प्रतियोगिता है और इसी प्रतियोगिता में भगवानी देवी डागर ने ये स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भगवानी देवी डागर का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे ये एक धावक हैं। क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक धावक हैं और 94 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? तो फ्रेंड्स ये अनुमान लगाया गया है 2023 में जनसंख्या के मामले में भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट में भाग लिया? तो जैसा कि ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि I2U2 एक समूह है जिसमें 4 देश हैं, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। इसकी पहली बैठक आभासी रूप यानी कि वर्चुअली तरीके से आयोजित की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। मोदी के अलावा इस समिट में कौन कौन शामिल हुए थे? तो इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लैपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें शामिल हुए थे। फ्रेंड, जो I2U2 ग्रुप है इसकी परिकल्पना 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। यह अभियान किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया जाएगा? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार हाल ही में किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये मार्बर्ग जो वायरस रोग है ना, ये मिला है घाना में। घाना कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और फ्रेंड, जो मार्बर्ग वायरस है ना, ये इबोला के ही समान है और ये किससे फैलता है? तो ये चमगादड़ों से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया है 68वां देश भारत इंटरपोल में शामिल होने वाला। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो सदस्य देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। प्रत्येक सदस्य देश में इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है। जैसे कि भारत में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो का दर्जा किसे दिया गया है? तो CBI को दिया गया है। ठीक है, यह उन देशों के राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को अन्य देशों और सामान्य सचिवालयों से भी जोड़ता है।
इंटरपोल की जो स्थापना की गई थी वो 7 सितंबर 1923 यानी कि वियना ऑस्ट्रिया में की गई थी। वर्तमान में अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी हैं और हेडक्वार्टर है इसका लियो यानी कि फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाले आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगी? तो जो टीम की घोषणा की गई है उसका नेतृत्व करेंगी हरमनप्रीत कौर। याद रखेंगे कौन करेंगी? हरमनप्रीत कौर करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि फ्रेंड्स कब बनकर तैयार हो जाएगा? तो ये बनकर तैयार हो जाएगा 2023 तक। और फ्रेंड्स ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा और इसकी जो लंबाई है कुल 29 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, साथ ही में इसे नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है और 2023 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टी20 क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2022 के लिए अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 देशों में से किस स्थान पर रखा है? तो फ्रेंड्स आप सभी को सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल जो सूचकांक है इसे कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है और जो 2022 का सूचकांक जारी किया गया है इसमें भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है, सेकंड फिनलैंड है, थर्ड नॉर्वे है, फोर्थ पर न्यूजीलैंड है और 5 पर है स्वीडन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी, तो 2021 में भारत इसी सूचकांक में 140वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक मोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी गई है जनरल जे सिंह के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इसका जो विमोचन किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ के द्वारा किया गया है। फ्रेंड जो जे जनरल है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्होंने यह किताब भारत चीन सीमा विवाद पर जनरल जे सिंह के अनुभवों और शोध पर आधारित होकर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ QHPV नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स इसे विकसित किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर है? तो ये है पुणे में। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दें कि इस वैक्सीन की मदद से सर्वाइवल कैंसर का इलाज सस्ता और आसान होगा। वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं आधार पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और फ्रेंड जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना नई वाली, ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू की गई है, याद रखिएगा। और पूरी तरह से उत्तराखंड इसे लागू कर देगा 2030 तक। इसी के साथ क्या किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी कि पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिका का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार द्वारा नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार दिया गया है जापान की सरकार के द्वारा। नारायण कुमार कौन है फ्रेंड्स? तो ये चेन्नई स्थित सनमार्ग ग्रुप के 22 चेयरमैन है और साथ ही में ये
इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी अध्यक्ष हैं। अब इन्हें पुरस्कार क्यों क्यों दिया गया है? तो जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए नारायण कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयरन सेल यानी कि NMC 2170 पेश की है? तो लिथियम आयरन सेल जो पेश की गई है वो की गई है आपकी ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, तो भारत जो लिथियम का आयात करता है ना, उस पे भारत की जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और 2023 तक इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा। कहाँ पर होगा? तो चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री में इसका उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्स्टेक के विशेषज्ञ दल की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी किसने की है? तो फ्रेंड्स, जो बिम्स्टेक के विशेषज्ञ दल की बैठक हुई है वो हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत की अध्यक्षता में। इस बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के शिवालिक क्लास फ्रिगेट यानी कि युद्धपोत INS दूनागिरी को हुगली नदी में किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और साथ ही में आपको बता दें कि जो INS दूनागिरी है ये प्रोजेक्ट 70A का चौथा युद्धपोत है। तीसरा युद्धपोत था उदयगिरी, और इसका जो नाम रखा गया है वो उत्तराखंड की एक चोटी के नाम पर रखा गया है। INS दूनागिरी का जो निर्माण हुआ है वो कोलकाता स्थित गार्डन एंड रिस शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, भारत में पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत में पहली रॉकेट बनाने की जो फैक्ट्री है ना, रॉकेट इंजन बनाने की फैक्ट्री, इसका उद्घाटन किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। और फ्रेंड्स, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है रॉकेट फैक्ट्री फर्स्ट। और ये इकाई 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया है? तो SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए जो तंत्र बनाया गया है वो बनाया गया है भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा। भारत के कहाँ के वैज्ञानिक? तो याद रखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि कहाँ पर है? बेंगलोर में है, और इसी के वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में है, और इसका अब नया नाम कर दिया गया है गति शक्ति यूनिवर्सिटी। नया नाम याद रखेंगे। रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अश्वनी वैष्णव है। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के साल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? तो भारत के अहमदाबाद और केरल को इस सूची में शामिल किया गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A और B। टाइम पत्रिका का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, और ये न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस रेल लाइन को मंजूरी दे दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड रेलवे लाइन को, जिसकी काफ़ी समय से मांग उठाई जा रही थी। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि ये गुजरात और राजस्थान में गुजरात के ये अंबाजी शक्तिपीठ, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, और अजीतनाथ जैन मंदिर को आपस में जोड़े, यानी कि इनके बीच संपर्क को बढ़ाएगा। इस परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो 2,798 करोड़ रुपए से अधिक है, और ये 2026-27 तक पूरी कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आधार फेस RD के नाम से।
किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सौरभ गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 15 जुलाई को मनाई गई है। फ्रेंड्स, इस योजना को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रीय कौशल विकास के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य यानी कि इस मिशन का जो उद्देश्य है वो भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाना, ताकि वे बेहतर आजीविका हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, 17 जुलाई के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया, बिल्कुल कम से कम समय में। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।